करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और शुरुआत वही रूल रेगुलेशन, पहले हम इन नोट्स को पढ़ने से पहले अभी हम अपने जो खुद के बनाए हुए नोट्स हैं उन पे अटैक करने वाले हैं और फिर हम यहाँ पर आएंगे। तो देखो, यहाँ पर आपको याद होगा हम यहाँ तक की जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर देखो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है और यहाँ पर जीरो ऑर्डर के लिए इन्होंने बताया, पहले जीरो ऑर्डर के लिए फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे कैसे हमें ये डेराइव करना है। डेरिवेशन एग्जाम में इसकी नहीं आती कि आपको जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन डेराइव करो, ये आज तक एग्जाम में नहीं आई। लेकिन जीरो ऑर्डर से आपको हाफ लाइफ निकालो जीरो ऑर्डर के लिए, ये डेरिवेशन एग्जाम में आई है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ निकालो फर्स्ट ऑर्डर की, ये एग्जाम में आई है। तो ये बड़ा सिंपल है। देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, रेट अगर हम देखें तो ये लगा दिया उन्होंने फॉर्मूला, कौन सा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जहां पर ये तो आपका डिसअपीयरेंस का है और ये आपका रेट लॉ का है। दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों को ही रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर माइनस जो साइन है वो यहाँ चला जाएगा, dt भी चला जाएगा, तो ये आ गया। इंटीग्रेशन करने पर यहाँ पर dr जो है वो r हो जाएगा और जो माइनस का dt है, देखो d हमेशा हट जाएगा यहाँ पर, ये माइनस का kt, और i रिप्रेजेंट किया गया है कि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। अब अगर हम टाइम जीरो लेते हैं तो r क्या होता है, कंसंट्रेशन, और r नॉट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन जब टाइम जीरो था। तो जब टाइम जीरो हो जाएगा तो ये r इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं सभी वैल्यू को रख दूं, टाइम जीरो रख दूं और ये आपका r की जगह r नॉट रख दूं, तो ये जाहिर सी बात है i की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधी सीधी r नॉट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जो भी i की वैल्यू उठा के वन में डाल दो, ठीक है। वन में जैसे आप इसको डालोगे तो ये r नॉट यहाँ आ जाएगा और माइनस का kt को यहाँ ले आओ लेफ्ट में, ये यहाँ r को यहाँ ले आओ, r माइनस का हो जाएगा। ये देखो आप, ये हो गया r माइनस का और माइनस का kt प्लस का हो जाएगा। डिवाइड कर दोगे तो दिस फॉर्मूला इज योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहला फॉर्मूला आपका आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पर r से वही p है, वही माइनस का dr बाई dt इक्वल टू r। अब की बार यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो 1 है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो नहीं है। dt को वहां ले जाएंगे और जो r है उसको यहाँ ले आओ, माइनस का dr अपॉन r हो गया। और माइनस का dr अपॉन r होने के बाद, यहाँ माइनस का dr अपॉन r होने के बाद dt ऊपर चला गया तो k dt हो गया और माइनस साइन को भी यहाँ फेंक दिया। तो यहाँ दो माइनस साइन लगाना, ब्लंडर मिस्टेक, यहाँ तो हट गया ना साइन, ये माइनस साइन यहाँ आ चुका है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वही माइनस का dr बाई r का क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेचुरल लॉग r हो जाएगा और ये आपका d हट जाएगा तो kt और प्लस का i मीन इंटीग्रेशन हो चुका है। अगेन टाइम अगर जीरो रख दे तो r किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर दोनों जो वैल्यू है उसको रखने के बाद, t की वैल्यू जीरो रखने के बाद यहाँ पर ऊपर, तो ये kt जीरो हो जाएगा और r की जगह r नॉट रखने के बाद i की वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ r। पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे i की वैल्यू, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ r यहाँ आ जाएगा i की जगह, तो इक्वेशन ये हो जाएगी। फिर से माइनस का kt को यहाँ ले आओ साइड में, प्लस का kt और नेचुरल लॉग ऑफ r को वहां फेंक दो तो माइनस का नेचुरल लॉग ऑफ r। अब यहाँ से t को इसको kt को यहीं रखेंगे। आपको पता है नेचुरल लॉग जो होता है वो माइनस के साइन के लिए क्या यूज करते हैं, इसको नेचुरल लॉग को डिवाइड कर देते हैं, तो ये डिवाइड हो गया r नॉट बाई r, ठीक है। ये आ गया आपका r नॉट बाई r। और ऐसा आने पर यहाँ पर आपका जो k है, t को ऊपर रखो, k को यहाँ लग दो, 1 बाई k हो गया और नेचुरल लॉग की जगह लॉग लगाओगे तो 2.303 आ जाएगा। ये आपका हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब ये दो फॉर्मूले होने के बाद अगर मैं आपसे ये कहूँ, यहाँ पर मैं दोनों फॉर्मूले को इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ पाओ और ये कोई बड़ी बात आपको ना लगे। तो देखो एक बार ध्यान से, ये देखो आपके कुल मिला के दो फॉर्मूले आ गए हैं। एक जीरो ऑर्डर के लिए आ गया है, जीरो ऑर्डर के लिए आ गया है, और ये एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गया है, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर के लिए अगर मैं यहाँ लिखूं तो फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू r नॉट माइनस r डिवाइड बाई k। ये आ गया आपका जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, t इज इक्वल टू 2.303 बाई k लॉगरिथम इनिशियल अपॉन में फाइनल, ये आ चुका है।
अब आपको करना क्या है, अब जो डेरिवेशन मैं करवा रहा हूँ ये एग्जाम में आती है। अगर टाइम, व्हेन टाइम इक्वल हो जाए टी हाफ के, ठीक है, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन इन द सेंस, मान लो आपके पास 5 ग्राम कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, तो बताओ वो 2 घंटे के बाद कितना ग्राम रह जाएगा? 25 ग्राम रह जाएगा। तो बताओ 4 घंटे के बाद कितना रह जाएगा? बताइए, चैट सेक्शन में जाइए, अपनी नॉलेज शेयर कीजिए। अगर आप 50 ग्राम कोई सब्सटेंस लेकर चले हो, तो बताइए 4 घंटे के बाद वो 50 ग्राम कितना रह जाएगा? रेडियोएक्टिव है तो। वेरी गुड जतिन, मयूर, विपिन, मनीषा, सुमित, बिल्कुल ठीक है। तो ये 4 घंटे के बाद ये अपनी अमाउंट का कितना रह जाएगा, क्योंकि अगले 2 घंटे में ये फिर से कम होगा और ये 12.50 रह जाएगा ग्राम में। क्लियर? इतना ग्राम रह जाएगा 4 घंटे के बाद। तो इससे एक बात तो यहाँ प्रूव हो जाती है क्या, कि टी अगर आप देखोगे 50 की बजाय कितना रह गया, ये 12.50 रह गया, तो कितना परसेंट इसका खत्म हो चुका है? बताइए कितना परसेंट खत्म हो गया ये? अगर 50 से ये 12.50 रह गया, तो कितना परसेंट कंप्लीट डिकम्पोज हो चुका है? कंप्लीट डिकम्पोज, रिड्यूस हो चुका है। वेरी गुड विपिन, नाइस पीस ऑफ माइंड। विपिन, सुमित, मयूर, ये बिल्कुल ठीक है। आंसर है आपका 75% रिड्यूस हो चुका है। इसीलिए एक परमानेंट फॉर्मूला होता है कि टी 75% इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ टी 50% के, इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ टी 50% के। ठीक है, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा अगले अपने टारगेट की तरफ। देखो, एग्जाम में जो आता है वो कुछ ही आता है। यहाँ पर टी हाफ अगर इसके इक्वल है, तो जो ये है आपका फाइनल कंसंट्रेशन 25 है, ये याद होगा आपको। ये किसके इक्वल है? ये 2 इंटू में इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरुआत में कितना लेके चले थे? 50 के। तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ट्वाइस ऑफ इनिशियल, यहाँ ये 50 है, सॉरी, ये फाइनल कंसंट्रेशन जो है इसको हम कैसे लिखेंगे? फाइनल कंसंट्रेशन इसका हाफ होती है। एक मिनट, ये इसका क्या होती है? 1/2 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब आप समझ जाओगे। 25 इक्वल है हाफ इंटू में 50 के। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका हाफ होती है। अब दोनों वैल्यू को उठा के अगर आप ऊपर पुट करोगे, तो देखो क्या निकल के सामने आएगा। टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल जो है वो तो इनिशियली ही है, लेकिन जो फाइनल है वो क्या हो चुका है? हाफ इनिशियल हो चुका है, डिवाइड बाई के। अब इसको थोड़ा सोल्व करो और बताओ कि यहाँ से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? आर नॉट अपॉन में 2k, ये आ जाएगा। दिस इज योर हाफ लाइफ पीरियड का जो फॉर्मूला है ये आ चुका है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है बड़ा पॉपुलर, बताइए कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ किस तरह से रिलेट कर रहा है? What is the relation between half-life and initial concentration of the reactant for the zero order reaction? बताइए। वेरी गुड विपिन, जतिन, राहुल। राहुल ये गलत है। अंशिका गलत है। मनीषा ठीक है। पुनीत ठीक है। आंसर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यार आप तो देख सकते हो ना, इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इन दिस केस, यहाँ अगर आप देखोगे, अगर मैं यही केस यहाँ लगा दूं, तो T इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? R जो हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन, वो हाफ हो जाएगी इनिशियल के। तो दोनों वैल्यू को अगर आप रखोगे तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉग इनिशियल। तो ऐसा का ऐसा है, लेकिन जो ये है ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ इनिशियल। ठीक है, इनिशियल से इनिशियल कैंसिल आउट, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2.303 बाई के लॉग 2.0, लॉग 2.0 हो जाएगा आपका कितना? 3010। तो 3.3 इंटू के, ये हो जाएगा आपका 3010। लॉग 20 की जीरो की वैल्यू होती है 3010। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 बाई के, ये आपका आ गया टी हाफ। तो ये आपका एक और फॉर्मूला है। अगेन आई एम आस्किंग कि बताइए किस तरह से हाफ लाइफ रिलेट कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के? बताइए।
How can you relate the half-life period with the initial concentration of the reactant? मयूर, विपिन, पुनीत, सुमित, मनीषा, वेरी गुड, ये इंडिपेंडेंट है। जतिन, बहुत बढ़िया, यहाँ बोल सकते हो आप इंडिपेंडेंट। तो कौन किसके डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ये बताने के लिए एक परमानेंट फॉर्मूला है, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस में ऑर्डर। समझ रहे हो, 1 माइनस ऑर्डर आज भी आ गया, पावर 1 माइनस ऑर्डर। तो 1 माइनस ऑर्डर का ये परमानेंट फॉर्मूला आप हमेशा अपने दिमाग में रखो, कभी गलत होगा ही नहीं। अगर ये इनिशियल, इसको मैं यहाँ से इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को मैंने ऊपर लिख दिया, मैं इसको यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 माइनस ऑर्डर। अगर मैं आपसे कहूँ कि जीरो ऑर्डर के लिए बताओ क्या होगा, जीरो ऑर्डर के लिए ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर ये जीरो ऑर्डर के लिए ओके ऑर्डर -1 होना चाहिए, ठीक है। ये आपका जो फॉर्मूला है ये n-1 होना चाहिए, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ऑर्डर -1 यानी n-1, n यहाँ ऑर्डर है, तो ऑर्डर -1 है। तो यहाँ पर अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए बोलूँ तो यहाँ जीरो वैल्यू रखोगे तो -1 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखूं तो क्या होगा, फर्स्ट 1 - 1 जीरो, जीरो है तो पूरा पावर जीरो है तो वैल्यू जीरो, आंसर क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट, ठीक है। सेकंड ऑर्डर के लिए अगर मैं कहूँ, जो कि नीट में आता है, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या बोलोगे आप इसको, 2 - 1 यानी 1 यानी इनवर्सली, इनवर्सली हो गया। इसी तरह से बताइए थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, बताइए थर्ड ऑर्डर के लिए ये क्या हो जाएगा। For third order reaction, how can you relate half-life with initial concentration of reactant for the third order reaction? एक भी आंसर नहीं आया अब तक। सुमित ठीक है, विपिन ठीक है, राहुल ठीक है, जतिन ठीक है, अंशिका ठीक है, आंसर अभी भी इनवर्सली रहेगा, इनवर्सली, ठीक है ना। तो ये एक परमानेंट फॉर्मूला ये था, एक कल का फॉर्मूला था मोल की पावर 1 माइनस ऑर्डर, लीटर की पावर ऑर्डर -1 और पर सेकंड। कुछ जो बच्चे हैं वो ये याद करते हैं, लेकिन जिनका थोड़ा तेज दिमाग चल रहा है या चलना चाहिए वो ये भी याद कर सकते हैं, मोलैरिटी की जो पावर है वो है 1 माइनस ऑर्डर, और यहाँ है आपका पर सेकंड, ये परमानेंट फॉर्मूला है, इससे छोटा है और आसान है। और इसी तरह से आप एटीएम की पावर 1 माइनस ऑर्डर पर सेकंड बोल सकते हो, इन केस अगर आपके पास कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर हो, तब भी आप ये बोल सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, इससे आप बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकाल पाओगे। और अब हम अपने नोट्स में आगे चलते हैं, हम अपने नोट्स में कहाँ तक आ चुके हैं देखते हैं भाई। आपके सामने सारे फार्मूलाज बिल्कुल ऐसे कलेक्टेड हैं, अब आपको अटैक करना है न्यूमेरिकल सेक्शन पे। तो शुरुआत करते हैं, ये वो परमानेंट फार्मूला है जिसपे आप किसी का भी ऑर्डर बता सकते हो, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है 4.19 आपकी एनसीईआरटी का। आपकी एनसीईआरटी पर आपकी निगाहें जरूर रहनी चाहिए, अगर आप यहाँ निगाहें नहीं है तो भाई आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ये 19 क्वेश्चन है, अब तक ये सीबीएसई के फाइनल एग्जाम में, ऑल इंडिया के फाइनल एग्जाम में और प्री बोर्ड में कई स्कूलों ने पूछ चुके हैं पहले से ही। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर पे सर्कल लगा लो आप अपने एनसीईआरटी में। टेक 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, बताइए हाफ लाइफ क्या होगी। तो सीधी सीधी सी बात है, देखो 40 टाइम जो बता दिया उन्होंने, कितना बताया है टाइम, 30% डिकम्पोजिशन होने में। याद रखना टी के साइड में कभी भी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ भाई, जिसमें सबसे बड़ी गलतियां करते हैं बच्चे, टी के साइड में कभी भी आप 30% लिखते हो तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि 30% डिकम्पोज हो गया, तो बच कितना गया 70। तो 2.303 बाई के लॉगरिथम इनिशियल अपॉन में फाइनल, और इस बात का हमेशा ध्यान रखना। चलो अभी यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाया है तो चलो अभी मैं मान सकता हूँ कि मत लिखो इसे, लेकिन जैसे ही आप इसको 30% लगाते हो तो 2.303 अपॉन के लॉग, यहाँ तो 100 है और अपॉन में 70 है। याद रखना कभी भी ये दो चीजें इक्वल नहीं होती, नेवर।
ये नहीं यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 कर दोगे, ये गलत है, फिर आपको इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं आता। ठीक है, यहाँ 30 है तो यहाँ 70 होगा। ये 30% डिकम्पोजिशन कंप्लीशन को दिखाते हैं। तो आपके पास के होना चाहिए 0 से 0, तो चलो कट गया के कहाँ से आएगा? तो के लिए यहाँ पहले से ही बोल दिया है कि इसकी फर्स्ट ऑर्डर जो है 30 मिनट लगते हैं, 30%, 40 मिनट लगते हैं 30% डिकम्पोजिंग है, तो टी हाफ, चलो टी हाफ निकालना, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, यानी के की आपकी रिक्वायरमेंट है। इस 30% के लिए टाइम कितना लगता है? 40 मिनट, तो 2.303 बाई के लॉग, मैं तो यही बोलूंगा आपको 10 माइनस में log 7, इस तरीके से इसको सॉल्व करो 70 की जीरो वगैरह देख देख के। तो यहाँ से के की वैल्यू फाइनली आपके सामने आएगी कितनी? 40, और ये इसको सॉल्व कर लेंगे पूरी अच्छी तरह से, तो ये के की वैल्यू आपके सामने इस तरह से आपके जो नोट्स हैं उसमें आ जाएगी। चलो नोट्स में देख लेते हैं, ये यहाँ से के 40 लिखने के बाद जो के की वैल्यू है वो इस तरह से ये आ जाएगी। ठीक है, अब आपको अगर मैं दोबारा से वहीं जाऊं ताकि अब आप इतना कॉन्सेप्ट जो स्ट्रॉन्ग बना ही चुके हो, तो यहाँ पे 13, 19 जो के की वैल्यू है वो यहाँ पर आपको लिखना है 0 पॉइंट कितना, 0.1549 जो भी है आई है के की वैल्यू। तो क्या कोई बता सकता है यहाँ पर जो भी के आया है इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? कम ऑन, दिमाग लगाओ और बताओ आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो भी के आया है इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? विपिन बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया विपिन, सही पीस ऑफ माइंड यूज कर रहे हो आप। सुमित ठीक है, मनीषा ठीक है, जतिन ठीक है, राहुल गलत है, राहुल इस जाल में फंस चुका है, मयूर भी फंस चुका है, मयूर भी गलत है। मयूर और राहुल ये पर सेकंड बोल रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ टाइम मिनट में था, यहाँ पर मिनट आएगी। बस इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है आपको। अब के की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो 0.693 अपॉन में के की वैल्यू क्या है, यहाँ कैलकुलेशन एक बार में ही कर लेना, ये होगी, और मल्टीप्लाई 0.1549 और ऊपर जाके ये वैल्यू क्या होगी? 40 होगी। यहाँ आपका आ जाएगा आंसर 77.3 मिनट, ये इतना आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो फिर से आते हैं अपने नोट्स में, 77.69 मिनट है, सॉरी, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका प्रूव करने वाला क्वेश्चन है कि प्रूव करके दिखाइए कि 99% कंप्लीशन में जो समय लगता है वो 90% कंप्लीशन में लगने वाले समय का दुगना है। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं एनसीईआरटी दिखाता हूँ इस क्वेश्चन नंबर 18 को। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको भी जल्दी से देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। आपको प्रूव करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, पहले तो सर्कल फर्स्ट ऑर्डर की 99% में जो टाइम लगता है वो दुगना होता है कंपैरिजन टू 90% कंप्लीशन। ओके, तो दुगना टाइम को हमें प्रूव करना है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे भाई? 90% कंप्लीशन के लिए हम वही चीज इस्तेमाल करेंगे। देखो आया ना यहाँ पे 99, अब अगर यहाँ 99 आया है तो आपका आर कभी भी 99 नहीं होगा, ये आपका 1 होगा यहाँ पे। तो 99 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंप्लीशन को। ऐसे ही यहाँ पर 90, ये 9.9 ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ 99 चल रहा है अभी तो। ठीक है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 1 का। या 90% कंप्लीशन के लिए फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका 90 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10, जो कि आपको दिख भी रहा है, ये 10 है। ठीक है, अब इससे सोल्व करोगे तो ये हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ये डिवाइड कर दिया आपने, तो ये वैल्यू से ये वैल्यू, ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका ट्वाइस आ जाएगा। ये 99.9 वाला जो केस नहीं है, ये 99 वाला केस है। एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में 99 ही है। ठीक है, तो ये 99.9 वाला केस नहीं है। फिर से चलते हैं नोट्स में, एक क्वेश्चन और भी बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपके एक्सरसाइज में है ये वाला केस, और इसमें कहा गया है कि अब की बार प्रूव करके दिखाइए 10 टाइम है, तो अब की बार भी सेम वही प्रोसेस यूज करेंगे, सेम प्रोसेस। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, और इस 14 क्वेश्चन को रीड करके जल्दी से बताइए कि यहाँ पर ऑर्डर क्या है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, बताइए ऑर्डर क्या है?
वेरी गुड विपिन, ठीक है। जतिन ठीक है। सतीश एंड ब्रदर मैं बोलूंगा। मानसी ये बहुत बढ़िया है अगर आपको यूज करना है तो। अंशिका ठीक है। सुमित ठीक है। तब्बू ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को देखकर आप बता सकते हो, यहाँ से ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको देखकर आप बता सकते हो कि ये ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट में ये ऑर्डर फर्स्ट होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हैड ओनली 80%। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो इनिशियल तो आपकी हमेशा 100 होगी। बताइए फाइनल क्या लिखोगे यहाँ पर, 80 या 20? चलो देखते हैं कौन बताएगा इसको। सुमित ये गलत है। अंशिका ठीक है। विपिन ठीक है। गौरव ठीक है। जतिन ठीक है। तब्बू ठीक है। मनीषा ठीक है। बहुत बढ़िया। यहाँ आएगा आपका 80। अब आपको कुछ इंग्लिश समझनी होगी। हेड ओनली का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मान लो आपके पास आता है कंप्लीशन, कंप्लीशन जैसे 25% कंप्लीशन, तो आप इसको क्या लिखोगे? 100 अपॉन में 75, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है। बचा कितना है वो लिखते हैं हम यहाँ, बचा हुआ। अगर आपके पास आता है 25% डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन भी वही बात बताता है, इतना डिकम्पोज हो चुका है, तो बचा कितना है? अगेन 75। अगर आपके पास आता है हैड ओनली 25%, इसका मतलब है बचकर इतना रह गया, यानी 100 अपॉन में 25। अगर आपके पास आता है रिड्यूस, तो रिड्यूस में भी आप क्या लिखते हो? 100 अपॉन में रिड्यूस 25%, का मतलब है 100 अपॉन में 75। लेकिन आपके पास आता है रिड्यूस्ड टू, बचकर इतना रह गया, तो इसका मतलब होता है 100 अपॉन में 25। ये ब्यूटी ऑफ इंग्लिश है, इंग्लिश की सुंदरता। ठीक है, किस केस में क्या होगा इसको जरूर देख लो एक बार अच्छी तरह से। तो यहाँ पर कार्बन 14 है जो कि रेडियो डेटिंग में इस्तेमाल होता है। तो एक लकड़ी, बहुत पुरानी लकड़ी मिली, वुड, उसमें देखा गया कि कार्बन 14 सिर्फ 80% है। तो बताइए हाफ लाइफ अगर कार्बन 14 की होती है 5730 साल, तो बताइए कि उसकी लकड़ी की एज क्या थी? तो चलो भी शुरू हो जाते हैं इसमें। बड़ा सिंपल वे में अगर हम अपने सॉल्यूशन को देखें तो यहाँ साफ साफ पता लगेगा आपको कि इन दिस केस हाफ लाइफ तो इतनी है आपकी। तो हाफ लाइफ अगर का फॉर्मूला लगाएं तो ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है तो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। यहाँ से के निकल गया। अब के में आपको यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है इस टी के साइड में मैं क्या लिखूंगा? इस टी के साइड में मैं कितना परसेंट लिखूंगा? क्या कोई बता सकता है? टी के साइड में अंशिका बहुत बढ़िया। जतिन ठीक है। सुमित ठीक है। मयूर ठीक है। विपिन ठीक है। यही तो आपको चीज समझनी है। मनीषा, राहुल, ये सारे ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा 20%। अब तभी तो ये 80% हुआ है। यही तो चीजें समझने की हैं। ठीक है ना? 0 से 0 कट गया, कैलकुलेशन की, और आपका जो आंसर आया इसके बाद 1845 साल, यानी इतने साल का वो पेड़ था, क्योंकि उसके पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो कार्बन 14 है वो 80% पाया गया। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये बच्चे का क्वेश्चन है। न्यूली बोर्न बेबी की हड्डियों में स्ट्रोंशियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, स्ट्रोंशियम, वो उसकी हाफ लाइफ बता रखी है। स्ट्रोंशियम की कितनी होती है? 28.1 ईयर। ठीक है ना? ये इसकी हाफ लाइफ है। तो टी हाफ यहाँ से निकाल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया गया है बच्चे के शरीर में। तो क्वेश्चन नंबर 17 को जल्दी से एक बार देख लेते हैं, क्या है वो क्वेश्चन नंबर 17। ये है क्वेश्चन नंबर 17। जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे जापान पे अटैक किया गया था, तो वहां पर आज भी बच्चों के शरीर में ये एलिमेंट मिल रहा है। आज भी बच्चे अपंग पैदा होते हैं वहां पे। तो ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रोंशियम 90 हैज अ हाफ लाइफ दिस। तो बताइए अगर 1 मिलीग्राम स्ट्रोंशियम 90 पाया जाता है न्यूली बॉर्न बेबी के शरीर के अंदर कैल्शियम की जगह पे, तो बताइए कि वो जब 10 साल का होगा उसकी हड्डियों में कितना रह जाएगा ये, और बताइए 60 साल का होगा तो कितना रह जाएगा। पहले तो ये बताइए अगर वो बच्चा 28 साल का हुआ
28.1 ईयर हो तो उसकी हड्डियों में कितना स्ट्रोंशियम रह जाएगा? कम ऑन हरी अप, बताइए। जब वो बच्चा 28.1 ईयर का होगा तो उसकी हड्डियों में कितना स्ट्रोंशियम रह जाएगा? जब पैदा हुआ था तब तो 1 माइक्रोग्राम था, अब कितना रह जाएगा भाई? जतिन ठीक है, सुमित ठीक है, बस 2 ही आंसर। मयूर गलत है भाई, उन्होंने बता तो दी 28.1 इसकी हाफ लाइफ होती है, यानी वो 1 मिली माइक्रोग्राम का रह जाएगा, 0.5 माइक्रोग्राम आफ्टर 28.1 ईयर। तो आपको यहीं से दिमाग लगाना है कि वो 10 साल बाद कितना रह जाएगा और कैसे करना है, ये इसका तरीका है। देखो यहाँ से तो इन्होंने निकाल दी इसकी हाफ लाइफ का फॉर्मूला, ये होता है हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपका। के की वैल्यू आपने, के की वैल्यू तो पहले हाफ लाइफ पहले से थी तो ये आ गया। अब कोई बच्चा बता सकता है इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इस के की एसआई यूनिट क्या होगी? चैट सेक्शन फिर से जाइए, चैट चैट सेक्शन में। बहुत बढ़िया सुमित, सुमित भाई यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, बहुत बढ़िया। जतिन ठीक है, मनीषा ठीक है, विपिन ठीक है। आंसर है पर ईयर, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पर ईयर। ठीक है, अब जब के की वैल्यू निकल ही गई तो अब आपको टाइम बताना है। तो देखो टाइम तो 10 साल का लगेगा उस बच्चे को, तो टाइम इज टू 2.303 बाई के, और यहाँ पर है आपका क्या, यहाँ पर है आपका 1 माइक्रोग्राम अपॉन आर। फाइनल तो पता ही नहीं ना 10 साल के बाद जब वो होगा बच्चा तो कितना होगा, तो ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। टाइम आपको रखना है 10 साल, ठीक है ना। तो यहाँ पर टाइम जो है वो 10 ईयर हो जाएगा, ये 10 ईयर है, तो log 1 बाई आर ये हो जाएगा, तो log 1 माइनस में log r। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है log 1 की वैल्यू क्या होगी? चैट सेक्शन में जाओ, बताइए log 1 की वैल्यू क्या होगी। वेरी गुड मयूर, जतिन, विपिन। देखो log जो होता है, log 1 पॉइंट, log 10 तो 1 होता है, लेकिन log 1.0 जो होता है वो 0 होता है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, log 10 1 होता है, log 1.0 0 ही होता है। अच्छा, फिर से आते हैं हम वहीं पे। तो ये कैलकुलेशन के बाद log 0 हो गया, ये पूरी कैलकुलेशन करी तो आपका ये आंसर आया। माइनस का, माइनस वैल्यू को वहां फेंक दो, तो एंटी लॉग देखना है माइनस का, तो पता लगा कि जब वो बच्चा 10 साल का हुआ तो उसकी हड्डियों में कितना माइक्रोग्राम रह गया? 0.78 माइक्रोग्राम रह गया। ठीक है, ऐसे ही वो 60 साल की एज में आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को भी। 60 साल की उम्र के बाद उसकी हड्डियों में इतना माइक्रोग्राम रह गया। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट इन 10 मिनट, तो बताइए 75% कंप्लीट कितने मिनट में होगी? देखो 20% कंप्लीट हुई है तो ये देखो 80 आया है ना अलग अलग, तो यहाँ से इसको ये निकाल लेंगे, और ये 10 मिनट में होती है कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका के निकाल लेंगे, ये यहाँ से के निकाल लेंगे पहले केस में, क्योंकि ये 10 मिनट लगा है इसको। तो 75% में बताना आपको कितना लगेगा, या तो दोनों करके डिवाइड कर लो, तो या फिर 75% में आप बता सकते हो कि यहाँ पर इस केस में 75% का जो आया है, यहाँ पर वही के की वैल्यू जो ऊपर निकाली है वो यहाँ पुट कर दो, बात वही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी ऐसा करने पर। 2.303 के और डिवाइड करोगे यहाँ से, तो आपका 75% में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 62.15 मिनट, इतना आ जाएगा। सेम केस ये वाला न्यूमेरिकल भी वही बता रहा है कि इस पूरी रिएक्शन में, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है बिल्कुल इनविजिबल होगा भाई, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है यहाँ पे। तो इस रिएक्शन में के की वैल्यू पहले से दे दी, तो बताओ कितना समय लगेगा 45% डिकम्पोज होने में? तो 45% डिकम्पोज होने में, या फिर 15% डिकम्पोज, पहले उन्होंने 15% का निकाला है, फिर 85 का निकाला है, ये 85 है वैसे तो 15% में बता दिया भाई इतना मिनट लगेगा, और 85% में वही सेम केस, यहाँ अगर 85 आया है तो यहाँ आपका 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1790 मिनट लगेंगे, वही सिमिलर प्रोसेस अभी भी चल रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा खास है मैं मानता हूँ, और कल की क्लास में तो भाई कुछ ज्यादा ही खास होगा, मंडे की जो क्लास होगी।
मंडे का वैसे टेस्ट है, सॉरी संडे का जो टेस्ट है वो आपके सामने मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। मंडे का होगा, संडे का होगा, जो भी सारा बता दूंगा मैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इसमें टर्म में ये है आपकी पूरी प्रॉपर रिएक्शन, ठीक है। ये प्रेशर वाला केस है जो अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो यहाँ पर हमारे पास का है परसेंटेज ऑफ SOCl2 जो डिकम्पोज हुआ है वो बताइए। अब डिकम्पोज का कैसे पता करें भाई? इनिशियल तो सभी को पता है कितना होता है, 100 होता है। तो क्यों ना हम एक R निकाल लें फाइनल। अगर मान लो ये 100 है, ये आपका 30 आया है, तो आप बता सकते हो कि डिकम्पोज कितना हुआ है, बताइए चैट सेक्शन में। अगर ये 100 है, R नॉट 100 है, R30 है, तो डिकम्पोज कितना हुआ है? वेरी गुड विपिन 70, अंशिका ठीक है 70, मयूर 70, ये 70%। तो हम वही निकालने वाले हैं ना, हम R को निकाल लेंगे। देखो ये तो टाइम दे ही रखा है, इतना इतना मिनट, 30 मिनट, ठीक है। तो ये टाइम रिक्वायर्ड, ये पर सेकंड में, यहाँ ये भी थोड़ा सा लॉजिक है। के की वैल्यू पर सेकंड में है, तो 30 को भी सेकंड में बदल लो, ये 30 को सेकंड में बदला हुआ है। तो अब यहाँ से R निकालते 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 प्रोसेस से ये आपका R आ जाएगा, और R जो भी आया उसको अगर 100 में से मल्टीप्लाई करोगे तो पता लगेगा परसेंटेज ऑफ डिकम्पोजिशन का। किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, यहाँ आओ और इस कैलकुलेशन को आप स्टेप बाय स्टेप सीखो। मैं आपको एक एक स्टेप करके इस कैलकुलेशन को समझा सकता हूँ। तो ये हो गया यहाँ तक का पोर्शन हमारा जो खत्म है। अब हम चलते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानने के लिए जो आपको पता ही नहीं थी पहले। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स और जो जानने वाले, कुछ नया जानने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अगली क्लास ये रही, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज आप इसको समझोगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ की अगर माने तो इसका फॉर्मूला ये होता है। अब आपका सर चकरा जाएगा कि यार ये फॉर्मूला तो हमने रेट लॉ में भी पढ़ा था, ये यहाँ भी आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है? फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास के, यानी यहाँ पर मास इन ग्राम है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, एक्टिव मास के, ना कि कंसंट्रेशन के। तो यहाँ लॉजिक कंसंट्रेशन का नहीं है, मास का है कि यहाँ भी रेट कांस्टेंट है, और रेट कांस्टेंट भी अफेक्ट होता है टेम्परेचर, कैटलिस्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रेशर, इस पे डिपेंड नहीं होता, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या रेट ऑफ कांस्टेंट पे फर्क पड़ता है प्रेशर और कंसंट्रेशन का? तो रेट कांस्टेंट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4th पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आगे चलते हैं। रेट एक्सप्रेशन की बात करें तो हमने क्या सीखा है, ये सीखा है। लेकिन ग्रीन कलर को देखो, यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन तो चलो ये आ गया, यहाँ पर एक्स की वैल्यू देखो, मैं यहाँ पर एक खास चीज बता रहा हूँ। रेट एक्सप्रेशन की बात तो ठीक है, रेट को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो? अगर एक्टिव लॉ ऑफ मास एक्शन की माने तो यहाँ पर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट m और n इक्वल होते हैं, क्योंकि ये एक्टिव मास है। याद होगा ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये एक्टिव मास है, यहाँ स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। लेकिन अब ग्रीन कलर में देखो, यहाँ पर इन दिस केस जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है x और y, ये m और n के इक्वल नहीं दिखाए गए हैं, क्योंकि रेट लॉ जो है वो कहता है कि ये कंसंट्रेशन की टर्म है। एक्टिव मास, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है ये मास की टर्म है। एक्टिव मास यानी लॉ ऑफ मास एक्शन में स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। यस, दीज आर इक्वल, ठीक है ना। बट इन दिस केस यहाँ इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्या स्टाइलिश लैंग्वेज यूज की गई है? मे बी। इंडिया को तो पता नहीं, फॉरेन कंट्री में अगर कोई बॉय गर्ल को पूछता है कि आर यू फ्री टू नाइट फॉर द डिनर, ठीक है ना, वहां पर ये चीजें कैजुअली पूछी जा सकती हैं, नॉट ए बिग डील, नॉट ए बिग डेट। तो लड़कियों का रिप्लाई होता है मे बी। यहाँ पर मे बी का मतलब है वो जाना चाहती भी है और वो जाना नहीं भी चाहती, यानी यहाँ पर इसका मतलब है एक्स और वाई इसके इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरी वाला जो लॉजिक मैंने बताया, यूएस लॉजिक है, इंडिया का लॉजिक नहीं है भाई। यहाँ ऐसे कोई किसी को अनजान नहीं पूछ सकता। ओके, तो यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन आपको पता लग गया इसके बारे में कि ये तो भाई डिपेंड करता है, ऑर्डर जो है वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे, प्रैक्टिकल वैल्यू पे, ठीक है। तो ऑर्डर इसका सम होता है, ये भी आपको पता लग गया, ऑर्डर इन सभी का सम होता है। एक बात और इंटरेस्टिंग देखो, यहाँ खुलासा हुआ है इस चीज का
कि अगर मान लो कैटलिस्ट की वैल्यू सी दे रखी है तो रेट लॉ में क्या ए बी के साथ सी को लेना पड़ेगा? हाँ जी, हम रेट लॉ में इसको लेते हैं, और इसका एक क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किया था, याद होगा आपको, ठीक है ना, जहां पर वो कैटलिस्ट को भी रेट में एज ए रिएक्टेंट की तरह ट्रीट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि इस बात को नोट कर लो अच्छी तरह से कि कैटलिस्ट को मे भी लेते हैं, मोस्टली तो लेते ही हैं रेट एक्सप्रेशन में एज ए पावर। ठीक है, तो इसको लेते हैं। ओके, अब थोड़े क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और पूछा गया है विद रेस्पेक्ट टू ए बताइए क्या ऑर्डर है। तो यहाँ कोई जीनियस बैठा है जो बता देगा विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी ए की वैल्यू एक्स, क्या कोई बता सकता है? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई में ए की पावर एक्स, बताओ एक्स क्या आएगी, ऑर्डर क्या आएगा, एक्स क्या आएगा? आपको डिवाइड करना है ताकि y कैंसिल हो जाए, तो ये 2 और 1 को डिवाइड कर दो, y कैंसिल हो गया। तो बताइए आपका x क्या आया चैट सेक्शन में, कम ऑन, आप बता सकते हो, वैसे तो बहुत आसान है, नॉर्मल तो आप बता ही दोगे। सुमित का आंसर करेक्ट है, जतिन का करेक्ट है, पुनीत का करेक्ट है, मयूर का करेक्ट है, आंसर आ गया 1। बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, दोनों को सम कर दो, एक्स वाई जो भी आया, तो इन्होंने भी वही किया है। तो करेक्ट आंसर बताया आपने, एक्स का 1 आया और वाई का देखो कितना अजीब बात है, -1 आया वाई का। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया भाई, दोनों को ऐड कर दो, 0 हो गया। अब जीरो ऑर्डर के लिए के की ऐसा यूनिट क्या होती है, जल्दी से लिख के दिखाओ भाई। जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की ऐसा यूनिट क्या होगी? सुमित फंस गया भाई, सुमित फंस गया, बहुत बढ़िया सुमित, गलत है ये। विपिन ठीक है, बहुत बढ़िया विपिन, विपिन इज करेक्ट। और कोई? बहुत बढ़िया, जतिन करेक्ट है, गोरख करेक्ट है, मयूर करेक्ट है, ठीक है ना। आप कैपिटल एम करके भी ऐसे बोल सकते थे, तब भी आंसर वही होता है यार। तो जीरो ऑर्डर के लिए बिल्कुल सही बताया आपने, ऐसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है, और ऐसा यूनिट वही है जो आपने बोली थी, क्या? कैपिटल एम पर सेकंड। तो ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया, आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में ही खत्म किया है। विद रेस्पेक्ट टू ए और बी बताइए पावर क्या होगी, रेट लो रेट कांस्टेंट, और एक्सप्रेशन भी हमने देखा था कल ए और सी में जो हमारे नोट्स में अवेलेबल है। इनका भी एक्सप्रेशन ए और सी का वही आया जो हमने कल किया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन जो है वो है द फॉर्म रेट लॉ एक्सप्रेस बाय दिस फाइंड द ऑर्डर। ऑर्डर 2 और 1 3, तो ऑर्डर 3 है। चलो आगे। द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम इज जीरो ऑर्डर। ये जीरो ऑर्डर का रियल रिएक्शन भी आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो। तो के की वैल्यू अगर ये है तो बताइए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 बताइए और H2 भी बताइए। फिर से वही आ गया, और उन्होंने कहा है कि अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन उन्होंने ये दिखा दिया, नो प्रॉब्लम। N2 प्लस में 3/2 H2। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 का मतलब आप समझो वो पूछना क्या चाह रहा है। रेट ऑफ प्रोडक्शन N2 का मतलब है वो पूछना चाह रहा है प्लस का N2 अपॉन में dt, बस ये पूछना चाह रहा है, ये नहीं कि आप इसका कोफिशिएंट को भी ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप बड़ा इजीली आप बता सकते हो कि ये इसका पूरा रेट एक्सप्रेशन जो है वो ये आ गया आपका। क्लियर? तो ये वो पूछना चाह रहा है, और ओवरऑल उसने दिया क्या है, के की वैल्यू को गिवन दे दिया है, और रेट इज इक्वल टू के आर की पावर 0, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है। ठीक है, तो आर की पावर 0 है तो यहाँ से हटाओ आर, जीरो ऑर्डर है तो, समझ रहे हो ना, क्या रहेगा सिर्फ के। तो रेट के इक्वल है, यानी रेट वही होगा जो के है, तो ये के ही रेट है। तो यहाँ इसको हमने रख दिया, और ये 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यू नो वेरी वेल अबाउट इट, कर चुके हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा इसकी इक्वेशन आप और भी आसान इक्वेशन जो थी वो भी लिख सकते थे, जैसे 2 अमोनिया विल गिव यू क्या, N2 प्लस में 3H2, ये भी आप लिख सकते थे। ठीक है, तो
आगे हम चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सारी काइनेटिक वैल्यू वगैरह 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 दी हुई है, बस वही निकालना है। ये भी हम कल की क्लास में कर चुके हैं, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन आपका, ये आपकी बुक का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही है यार, डिवाइड कर दो, इसे डिवाइड कर दोगे ये खत्म, इसे डिवाइड कर दोगे ये खत्म, एक्स और वाई निकल गई, एक्स और वाई निकल गई तो खेल खत्म, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये आपका रेट का थर्ड ऑर्डर है तो ऐसा यूनिट क्या आएगी, के की ऐसा यूनिट क्या आएगी। तो मैं तो वही बोलूंगा भाई, कैपिटल एम 1 माइनस ऑर्डर और पर सेकेंड, थर्ड ऑर्डर है m माइनस 2 पर सेकेंड। दिस इज जेंटलमैन तरीका रिप्रेजेंट करने का। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इस तरीके से करा, लेकिन हमने इनसे भी बढ़िया जेंटलमैन तरीका अपनाया है। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। अगला है आपका रेट लो, आपके सामने, बताइए ऑर्डर, बकवास। ये भी आसान क्वेश्चन है, 2.5। अगला है, हाँ अगले में भी कुछ चीज नई जानने लायक है। द कन्वर्जन ऑफ x to y इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक, x to y सेकंड ऑर्डर काइनेटिक, ओके। तो रेट इज इक्वल टू r के r की पावर आ गई आपकी 2 इफ द कंसंट्रेशन ए x इंक्रीज बाई 3 टाइम, ये 3 टाइम कर दी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, हम x लिख दूं तो और भी अच्छा है। तो बताइए हाउ विल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई अफेक्टेड। ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं आपको, वाई पे की फॉर्मेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। अरे भाई जो एक्स की कम होने पर फर्क पड़ा है वो वाई के इंक्रीज होने पर पड़ेगा, यानी रेट दोनों में सेम है। यू नो वेरी वेल कि रेट जो है वो तो दोनों में इक्वल होता है। माइनस का डेल्टा एक्स वाई डी टी कह लो या फिर प्लस का डेल्टा वाई अपॉन डी टी कह लो, दोनों में रेट सेम होता है। यानी आपका ये 3 3 जा 9, 3 टाइम हो गया ना ये, तो 3 3 जा 9, आपका रेट 9 टाइम हो जाएगा। तो 9 टाइम करेक्ट आंसर था। क्लियर। इन सभी केसेस में उन्होंने कहा है कि बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यार इसका 2, इसका 1 और 1 2, इसका 3.5, इसका 1, लेकिन वो कह रहा है डायमेंशन बताइए। तो क्या कोई बताएगा डायमेंशन क्या होता है भाई। डायमेंशन होता है रेट कांस्टेंट की एसआई यूनिट, ठीक है। तो वो वही हम देख के ऑर्डर को लिख सकते हैं इजीली। तो डायमेंशन जो होता है वो रेट कांस्टेंट की एसआई यूनिट को ही बोला जाता है। नंबर 9 आपके सामने एक और अच्छी चीज लेके आया है, कल का ही क्वेश्चन है तो आपको ये आसान लगेगा अब। क्यों? क्योंकि वो उसने बोल दिया रेट आपके सामने है, के की वैल्यू भी बता दी। चलो इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो कह रहा है कि बताइए इनिशियल रेट क्या होगा अगर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, और बताइए इनिशियल रेट तो आ ही गया यार, जब के है, ए है, बी है तो इनिशियल रेट तो आ गया। मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3, 1 2 3 कर दो, आ गया। बट वो कह रहा है कि अब बताइए रेट क्या होगा अगर ए को रिड्यूस कर दोगे आप 0.06 तक। तो मैं आज फिर से आपको वही चीज बता रहा हूँ, देखो ए को रिड्यूस कर दिया उन्होंने 0.06 तक, तो a प्लस 2b विल गिव यू क्या, ab2 राइट। तो यहाँ a को जो कि पहले कितना था 0.1 था, और वो रिड्यूस टू यानी कम होकर कितना रह गया 0.06 रह गया। तो बताइए 0.1 था और इतना कम हो गया, तो कितना कम हो गया अगर मैं इसको माइनस करूँ तो ये कितना कम हो गया आपका, ये 0.04 कम हो गया। यानी जो कम हुआ है, पहले तो कितना था 0.1 था, अब ये इतना हो गया। अब जितना कम हुआ है इतना कम हो गया, यही जो है वही तो बी से रिएक्ट कर पाया। बी से रिएक्ट किसने किया, जितना वो कम हुआ है, जितना वो डिकम्पोज। अच्छा ए डिकम्पोज कितना हो गया भाई, ये 0.04 डिकम्पोज हो गया, और वो डिकम्पोज किसके साथ कंबाइन होकर हुआ, बी के साथ कंबाइन होकर हुआ। तो बी भी उतना ही डिकम्पोज होगा जितना ये हुआ है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा कार्टून के हिसाब से बताता हूँ, ए इतना डिकम्पोज हुआ है, बी इतना डिकम्पोज हुआ है, लेकिन ये दो भी हैं, एक भी कितना डिकम्पोज होगा फिर तो भाई 0.02। तो जितना भी डिकम्पोज हुआ है वो कह रहा है कि बताइए रेट क्या होगा रिएक्शन के बाद, ए जो है वो इतना रह गया। तो आप खुद बताओ, अब आप खुद फैसला करो। ये भी 0.1 था, ये देखो सॉरी 0.2 था, क्लियर। तो बताइए डिकम्पोज होने के बाद बी कितना बच गया, 0.2 माइनस में
2x। तो x कितना है आपका जो डिकम्पोज हुआ है भाई, डिकम्पोज तो कितना हुआ है 0.02 डिकम्पोज हुआ है। तो इसकी वैल्यू को देखो एक बार ध्यान से। तो b एक्चुअल में सिर्फ b ने कितना रिएक्ट किया, हाफ, यानी इतना रिएक्ट किया है, तो हमने ही बता दिया था। अब इसको जितना भी आया है उसको इसमें से माइनस कर देंगे, आपका ये आ जाएगा। तो 0.18 को लेकर और 0.18 को लेकर 0.06 को लेकर और k की वैल्यू को लेकर आप इसका रेट निकाल सकते हो। ठीक है, पावर तो पता ही है आपको, ये ऊपर आप देख सकते हो पावर को। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, और कल का जो लॉजिक था वैसे भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अल्फा विद द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो हम अल्फा को या एक्स को माइनस करते हैं ना, तो आप चाहो तो इसकी ऐसी इक्वेशन भी बना सकते हो, कंफ्यूज होने की तो जरूरत है नहीं भाई। AB2 ये तो है आपका 0.1 0.1, ठीक है, इनिशियली ये 0 है। अब x जो डिकम्पोज हो गया, कितना डिकम्पोज हो गया 0.04 डिकम्पोज हुआ है, पता लग गया ना आपको। तो 0.1 में से माइनस क्या करेंगे, सॉरी ये 0.2 है, माइनस क्या करेंगे 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करके 0.0 ऐसे कर लो, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा 0.1 माइनस 0.04 ऐसे कर लो। अभी भी आपका आंसर वही आएगा जो आपने शुरू में किया है। ये 1 है तो माइनस का 1, ये 2 है तो माइनस का 2। 0.06 ट्राई करना। अगर ये नहीं होता है तो आप मुझे इसके बारे में बताइए, फिर हम इसको फिर से एक बार ट्राई कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है नंबर 10, आइडेंटिफाई द ऑर्डर। ऑर्डर इसका भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो, इसका भी, लेकिन ये क्या आ गया एकदम से पर एटीएम पर सेकंड। तो मैंने आज क्या बताया था, एटीएम की पावर भी क्या होती है 1 माइनस ऑर्डर, 1 माइनस ऑर्डर और पर सेकंड। तो बताइए 1 माइनस ऑर्डर पर सेकंड, ये इसकी ऑर्डर क्या होगा, इसको देखकर बताइए। 1 माइनस ऑर्डर पर सेकंड, ऑर्डर बताइए क्या होगा बी वाले पार्ट में। वेरी गुड, सेकंड जतिन, मयूर, सुमित, ये ठीक है। सेकंड देखो, दो वैल्यू रखोगे तो 2 माइनस 1 आएगा, तो 1 माइनस 2 आएगा, तभी तो ये पर एटीएम होगा ना। तो करेक्ट आंसर 2 है। ये क्वेश्चन भी वही है, आपको ये हम कर चुके हैं। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे कट जाएगा, आपका आ गया ऑर्डर। ठीक है, तो ये भी कोई खास नहीं था, वही था। फॉर द रिएक्शन दिस, द रेट लॉ एक्सप्रेशन दिस, इफ वॉल्यूम ऑफ वेसल इज रिड्यूस टू 1/3, तो बताइए रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो वॉल्यूम, जैसे मोलैरिटी जो होता है वो क्या होता है n/, में वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर 1/3 कर दिया तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी 3 टाइम। क्लियर। तो 3 टाइम हो जाए, होने का मतलब ये हुआ आपकी कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी 3 गुना होगी। तो ए की भी 3 गुना होगी, बी की भी 3 गुना होगी। तो आंसर बताओ क्या आएगा। रेट इज इक्वल टू के 3A और यहाँ 3B की पावर 2। तो बताइए रेट कितना गुना हो जाएगा अगर आपने वॉल्यूम 1/3 कर दिया तो। क्योंकि वॉल्यूम 1/3 करोगे तो मोलैरिटी 3 गुना हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बताइए रेट कितना टाइम्स हो जाएगा। सुमित ठीक है, अंशिका ठीक है, मयूर ठीक है, विपिन ठीक है। 27 टाइम, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो इनका आंसर भी 27 ही है, 27 टाइम। ठीक है, ज्यादा नहीं है। अब 3 क्वेश्चन बच गए हैं, तो जल्दी से देखते हैं। द फॉर्म रेट लो एक्सप्रेशन, चलो ये है आपका। तो बताइए ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर तो यार 3 हो गया, आसान था। अगला है रेट अगर 27 टाइम हो जाए और एक ही कंसंट्रेशन 3 टाइम हो जाए तो ऑर्डर बताइए। ये भी कल का क्वेश्चन है, यहाँ हमने करा था ना 27 रेट। रेट अगर 27 रेट इज इक्वल टू के आर की यानी ए की पावर क्या हो जाए 3 टाइम हो जाए तो बताइए ऑर्डर क्या होगा। ये एक्स है आपका, और नॉर्मल क्या था याद करो, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स। दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 3। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन
बी 3 गुना कर दे तो क्या होगा, ए और बी दोनों डबल कर दे तो क्या होगा रेट पे। तो ये भी कल का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये कर चुके हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या बात है। इसमें आपको ना जो मिसिंग पार्ट है वो बताने हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप किस किस को डिवाइड करोगे, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो इसमें किस तरह से आप इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपका एनसीईआरटी का ही पार्ट है। तो रेट एक्सप्रेशन फॉर द विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी 0 है, और क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, तो ये फर्स्ट हो गया, ये 0 हो गया। ये आ गया आपका एक्सपेरिमेंट ए करके देखा हमने, यहाँ से के की वैल्यू एक्सपेरिमेंट ए में तो वैसे ही आ गई निकल के सामने। जब के आ गया तो एक्सपेरिमेंट 2 करके देखा, 2 करने के बाद वैल्यू को पुट किया तो आपकी ए की कंसंट्रेशन आ गई, क्योंकि आसान था, कुछ रहा ही नहीं यार। के भी पता है, एक्स भी पता है, वाई भी पता है। एक्स और वाई पता नहीं होता तो दिक्कत थी, अब तो सब कुछ पता है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में रखा तो आपका रेट आ गया, क्योंकि सारी वैल्यू पता है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में रखा तो आपकी ए कंसंट्रेशन वही 0.1 आई, और इसमें 0.2 आई थी। तो सभी की वैल्यू को एक एक करके पुट करना है, और ये आपका नॉर्मल पोर्शन दे रखा है जो क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू ए, 0 विद रेस्पेक्ट टू बी। तो ये था आज की क्लास में इतना पोर्शन। ये आज की क्लास होती है यहाँ पे खत्म। तो अगली क्लास में हम देखेंगे इससे अगले क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।